बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो पहले हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कि चीज़ों को आप अपनी मिल्कियत का दावा ना करें। ठीक है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो आपको आप क्लास में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है टॉपिक। इसको हम कहते हैं डी अटैच होना, इंग्लिश में कहते हैं डी अटैच होना। चीज़ों से और जो आपको मुकाम मिला है उससे आप अटैच ना हो जाए। जब वो आपसे छीने, आपसे वापस ली जाए तो आप पजल हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए। सही है। नेचर जो है वो आपको, कुदरत, फितरत, ये दुनिया, इसमें से आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं बरतने के लिए। ठीक है, वो आपकी नहीं होती, आप उसके मालिक नहीं होते हो, वो अता की हुई होती है। घर है, फैमिली है, चीज़ें हैं, आसाइश की चीज़ें हैं। ठीक है, टेलीविज़न देख रहे हैं आप, मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट का मैसर है आपको, ये सब चीज़ें आपको अता हुई हैं। अब आप इससे अगर अटैच हो जाएंगे कि अगर ये है तो आप ज़िंदा हैं, अगर ये नहीं है तो आप नफसियाती तौर पर डैमेज हो रहे हैं। नहीं, आपको अटैच नहीं होना है। कुदरत ने जो चीज़ें आपको दी हैं उसे आप इंजॉय कीजिए और तैयार रहिए कि ये कभी आपको छोड़नी भी है, क्योंकि कुदरत कोई चीज़ आपको हमेशा के लिए नहीं देती। वो साइकिल होता है, आपको मिलती है, फिर आपसे ले ली जाती है, किसी और को दे दी जाती है, फिर उससे ली जाती है, किसी और को दे दी जाती है। इस तरह से सिस्टम चलता है। और दूसरा है मकाम। आपका एक मकाम होता है, एक रुतबा होता है, एक आपका स्टेटस होता है। स्टेटस, मिसाल के तौर पर आज सिंपल सी मिसाल अगर दूँ तो 9वीं जमात में आप मॉनिटर थे, 10वीं में नहीं है, तो वहाँ आपका स्टेटस था, यहाँ आपका स्टेटस नहीं है। अभी आप घर के अंदर सबसे अहम समझे जाते हैं, हो सकता है 5 साल के बाद ये जो आपका मुकाम है अहम समझे जाने का, इसकी जगह कोई और ले ले, छोटा भाई आ जाए, छोटी बहन आ जाए, वो चीज़ों को उस तरह से हैंडल करे कि घर वालों को उसको मुकाम देना पड़ जाए। तो जैसे वो मुकाम आपसे शिफ्ट हुआ किसी दूसरे के पास, आपको चीखना, चिल्लाना, रोना, नफसियाती तौर पर डिप्रेस होना, ये आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा क्या रहना चाहिए? आमादा, हमेशा आमादा रहें कि जो चीज़ें हैं और जो मुकाम मुझे नेचर ने, फितरत ने, कुदरत ने दिया है, ये वापस भी लिया जा सकता है। तो देने पर मुझे शुक्र अदा करना चाहिए, उसे इंजॉय करना चाहिए, उसको सही तौर पर हैंडल करना चाहिए, चीज़ों को भी और आपका जो स्टेटस है उसको भी। बाज़ औक़ात स्टेटस को आप सही हैंडल भी नहीं कर पाते। तो ये कहा जाता है किसी को अगर चेक करना है तो उसको आप मुकाम देकर चेक करो, पता चल जाता है वो कितना पानी में है। क्योंकि जैसे ही आप उसको मुकाम देते हैं वो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। तो ये उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उस स्टेटस का, उस रुतबे का। यानी कुदरत ने आपको रुतबा दिया, आप बड़े भाई हो, घर में आपने जो है ना उठ के पानी नहीं पी रहे, आप बड़े भाई हुक्म चला रहे हो। तो ये जो स्टेटस आपका होता है ना, थोड़े दिन तक रहता है, उसके बाद नीचे से बच्चों में से कोई एक आगे आ जाता है।
उसकी सलाहियतें इतनी होती हैं कि पूरा घर उसके गिर्द घूमता है, आप बिल्कुल इग्नोर हो जाते हो। आपको मिसयूज़ भी नहीं करना है, और अगर आपको वो चीज़ आपसे छिन जाए, वापस हो जाए, वापस करने के लिए आप हमेशा क्या रहें, आमादा रहें। और इट्स ओके, ऐसे ही होता है दुनिया में। हमको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत से मुकाम मिलते हैं, बहुत सा स्टेटस मिलता है, बहुत से रुतबे मिलते हैं, बाद में हमें वो रुतबा छोड़ना होता है। ये मसला आता है बहुत बड़ा। कभी आप गौर कीजिएगा अपने घरों के अंदर, आपके घरों के अंदर जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी जो दादी हैं वो अपना मुकाम छोड़ती नहीं है। शादी से पहले आपके अम्मी अब्बू की शादी से पहले जो घर में उनका मुकाम था, जो हुकूमत थी, जो कंट्रोल था, जो इख्तियारात थे उनके पास, वो अभी भी अपने हाथ में रखती हैं, छोड़ती नहीं है। हालांकि शादी कर दी, अब उसकी बीवी बच्चे हैं, अब उसकी फैमिली है, अब उसकी बीवी आ गई है, अब वो अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे, वो देखेंगे बच्चों के लिए क्या करना। नहीं, वो कहती है तुम मत देखो, मैं देखूँगा। वहाँ पर अपना इख्तियार जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, और इसी वजह से कौमें तबाह हो जाती हैं। नई नस्ल जो आती है उसको हमेशा ग़ुलाम बना के रखा जाता है, उसको इख्तियार नहीं दिया जाता, इसलिए कि वो अपना जो मुकाम है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। समझ मेरी बात? किसी को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया तो वो कहता है मैं प्रिंसिपल रहूँगा हमेशा ही। समझ मेरी बात आपको? जब उसकी प्रिंसिपलशिप ख़त्म होती है तो या उसी के जॉब के दौरान किसी दूसरे आदमी को अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए उसकी जगह, तो उसको बहुत नफसियाती कन्फ्यूजन हो जाती है, और वो बजाय इसके कि उसके अंडर में रह के काम करे, वो उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। वो वापस करने के लिए आमादा नहीं है, स्टेटस को, मुकाम को वापस करने के लिए आमादा नहीं है। वापस करने के लिए आमादा होना ये बैलेंस पर्सनैलिटी होती है कि आपकी शख्सियत में तवाज़ुन है, आप मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हो। ठीक है, अभी देखें हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया एक आदमी को, सही है। अब उसका 25 तारीख को उसकी जॉब ख़त्म हो रही है, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि मेरी जॉब ख़त्म हो जाए। वो बोल रहा है कुछ करो ऐसा कि मेरी अगली जॉब भी एक्सटेंड हो जाए, अगले 5 साल के लिए भी मैं आ जाऊँ, 100 साल तक मैं ही रहूँ, मैं हटूँ नहीं। मेरा जो पावर और मेरा इख्तियार है मैं वापस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मसला सबके साथ होता है, और इसी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लोगों के अंदर क्रिएट होते हैं, और वो डिस्टर्ब खुद भी होते हैं और अपने से मुताल्लिक़ा जो लोग होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। और हम समझ जाते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी है ये अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। तो हमेशा इस जुमले पर गौर करते रहें कि कुदरत ने जो चीज़ें आज आपको दी हैं, आपके पास मौजूद हैं, आपके पास स्टेटस है, आपका मुकाम है, उसको खूब इंजॉय कीजिए, उसका मिसयूज़ मत कीजिए, उसको अपने फ़ायदे के लिए, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए खूब इस्तेमाल कीजिए, सही है। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ चेंज ये आए कि आपसे वो चीज़ है और वो मुकाम ले लिया जाए, छीन जाए, नुकसान के तौर पर गायब हो जाए, तो आप डिसबैलेंस ना हो जाए मेंटली, आप में इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, सोच में, कि आप उस वक्त डिसबैलेंस होने के बजाय खुशी से चीज़ों को भी छोड़ दें और खुशी से अपने उस मुकाम को भी खुदा हाफिज़ कहते हैं और रिलैक्स रहें। और फिर सिस्टम के अंदर शायद उसको छोड़ने से आपको उससे कोई बड़ा और अगला मुकाम मिले, शायद उस चीज़ को छोड़ने से उससे बेहतर कोई चीज़ आपको मिले। ये तो कुदरत फैसला करेगी ना, सिस्टम फैसला करेगा अल्लाह ताला का कि आपको अब क्या देना है, आपको कहाँ अपग्रेड करना है। तो आप अपग्रेड होने के लिए भी तैयार रहें। लेकिन अगर आपसे चीज़ें और मुकाम छीन लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, नुकसान आपको हो जाता है, तो आपका इट्स ओके, ऐसे ही होता है। कोई चीज़ हमेशा आपके पास नहीं रहती। कभी जाएं कब्रिस्तान में देखें, बड़ी बड़ी तख्ती लगी होती है, उसमें बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, क्या हुआ उनके साथ?
बड़ा इख्तियार था उनका, सही है, बड़ा सामान था उनके पास, बड़ी जायदाद थी उनकी। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, सब उनके हाथ से ख़त्म हो गया। तो आप मरने का इंतज़ार मत करें कि हर चीज़ मेरे हाथ से जब निकलेगी जब मैं मरूंगा। ज़िंदगी में ही आप तैयार रहें इस बात पर कि आपसे जो चीज़ें हैं जिससे आप अटैच हुए हैं, पहले तो अटैच ना हो। ये फार्मूला जहन में डाल लीजिए कि चीज़ों से अटैच होना ये ख़तरनाक, ये नफ्सियाती बीमारी है। समझ में आ रही बात? ये मेरी चीज़ है, इससे आप अटैच हैं। जैसे वो आपसे छिन जाती है, आप किसी बिल्ली से अटैच हो गए, बिल्ली के बच्चे, सही है। अब वो बिल्ली का बच्चा आपकी लाइफ का पार्ट बन गया, वो मरेगा भी। जब वो मरा तो अब आपको हालत क्या हो गई? गैर हो गई। नहीं, आपको हमेशा जहन में रखना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, कोई मुकाम ऐसा नहीं है, कोई रुतबा ऐसा नहीं जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। लाइफ है, इसके अंदर चेंज आएगा और मुझे खुशी से इस चेंज को क्या करना है? कबूल करना और छोड़ना है चीज़। मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ हमेशा। जो लोग इस जगह पर खड़े होते हैं ना, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ, कुदरत उन्हें अपग्रेड करती है, ऊपर लेके जाती है। उनको चीज़ें भी हाई क्वालिटी की मिलना शुरू होती हैं, फिर उनको रुतबे और मुकाम भी हाई क्वालिटी के मिलते हैं, क्योंकि वो उसको पिछली वाली को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा चीज़ों से, रिश्तों से डी अटैच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी शख्सियत से अटैच नहीं हो। हमेशा तैयार रहें कि उसे आप खुदा हाफिज़ कहने के लिए तैयार हैं। देखें, जनरेशन तरक्की कब करती है? ये हमारा अलमिया है हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा। हमारी सोसाइटी में जो हमारी अब्बा अम्मा की जनरेशन है, वो तैयार नहीं है अपनी निचली वाली जनरेशन को सौंपने के लिए। समझ में आ रही बात? यानी उनका जो मेथड है लाइफ का गुजारने का, उनके जो उसूल हैं, उनके जो ज़ाब्ते जो उन्होंने सीखे बनाए, वो सारे के सारे उठा के किसको थोपने की कोशिश करते हैं? निचली वाली जनरेशन। उनको इख्तियार नहीं देते, उनको मुकाम नहीं देते, वो हमेशा बच्चा ही समझते हैं। आपकी अम्मा, आप कितनी भी बात कर लो तो आपकी अम्मा ने यही बोलना, इतनी लंबी गज भर की ज़बान हो गई है इसकी, हमारे सामने इतनी सीधी है, हमारे सामने इतना सा लौंडा, अब देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये बड़ा हो गया है, क्योंकि जैसे वो बड़ा होगा तो अब इनको क्या महसूस होगा कि इनको अब अपना पावर, अपना इख्तियार ट्रांसफ़र करना है किसको? अगली नस्ल। ये ट्रांसफ़र नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो बैलेंस नहीं है, पर्सनैलिटी, शख्सियत में तवाज़ुन नहीं है। वो हमेशा नाग बनकर बैठे रहते हैं हर चीज़ के ऊपर, सोच पर, फ़िलासफ़ी पर, इख्तियारात पर, पैसे पर, जायदाद के ऊपर, छोड़ते नहीं हैं। होना ये चाहिए। हमने तो देखें अपने लाइफ में, मैंने तो ये उसूल अपने वालिदैन से सीखा। मेरे वालिद ने जब मैं 14-15 साल का हुआ, उसी वक्त मुझसे कहते हैं कि भाई साहब, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसे जीनी है ये फैसला तुम्हें करना है। पैसे भी कमाओ, पढ़ो भी, जो आपको करना करो, हम आपको कुछ कहने वाले नहीं। इख्तियारात भी दे दिए। हम तो छोटे थे, हमें याद है हमारे अब्बा ने हमारे हर बच्चे को वो बार बार टेस्ट करते थे, सारी तनख्वाह ला के एक बच्चे के हाथ में दे देते। अभी हमारी उम्र 14-15 साल ही थी, सिर्फ पूरी तनख्वाह ला के हमारे हाथ में दे देते कि भाई इस महीने का खर्च आप चलाओ। सोचोगे आप, कपड़े बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, खाना पकाना है, घर की सजावट करनी है, जो आपको करना है, ये पैसा है, इसमें आप प्लान करो। ये बड़ा अच्छा हो गया ना कि एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को क्या करा? ट्रांसफ़र किया। और दूसरे और छोड़ने के लिए क्या रहे? वो आमादा रहे। उन्होंने बोला सही है भाई, अब हमारी लाइफ जो है वो, हम बूढ़े हो रहे हैं, आप लोग जवान हो रहे हो, अब आप लोग संभालो इसे। हमने भी यही किया। जब हम अभी हुए 50 साल के, हमने अपनी फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं उन सबको इख्तियारात दे दिए। हमने उनको इस बात का पाबंद नहीं रखा कि वो हमारा हुक्मरान है, बल्कि हमने कहा आप बताओ हमें क्या करना है, आप फैसले कीजिए, आप सोचिए कि कैसे करना है। ठीक है? तो हम, यही लाइफ का एक पैटर्न होता है सबके लिए। क्या पैटर्न होता है? कि आप चीज़ों को और मुकाम को वापस करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं, आमादा रहते हैं। ठीक है? एक बात इसकी जेल में एक बात ये रखनी चाहिए, इसी को आप तोड़ें तो दो हिस्से हो जाते हैं। आप किसी भी चीज़ के
मालिक नहीं है। ये हम पहले ही तफसील से आपको समझा चुके हैं। दूसरी बात बहुत अहम है जो समझ में नहीं आती, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। इस उम्र में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि आ जाए, ठीक है। आप खुद को चीज़ों और अपने मुकाम से अखज़ ना करें। क्या बोल रहा है ये जुमला? क्या जुमला बोलता है ना, कुछ मैसेज देता है। क्या मैसेज है? आप खुद को चीज़ों और अपने मुकाम, चीज़ों का मतलब हैसियत, स्टेटस, मेरा मोबाइल, मैंने जो पैंट पहनी है वो कितने रुपए की है, मेरी घड़ी, मेरा हेयर स्टाइल, ये चीज़ें मेरी, मैं इन चीज़ों से अपनी पर्सनैलिटी को अखज़ कर रहा हूँ। मेरी पर्सनैलिटी इन चीज़ों पर बेस कर रही है। समझ में आ रही बात? नंबर 1। नंबर 2, अपना मुकाम। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ये इख्तियार है मेरे पास, मैं घर का बड़ा हूँ। इसको कहते हैं मुकाम। आप अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी चीज़ें और अपने मुकाम की बुनियाद पर प्रेजेंट करते हैं। बहुत ख़तरनाक बात है। ये समझ में आना ही बहुत मुश्किल है, तो ये समझ में आ जाए। अब आप बोलोगे सर जब हम ना चीज़ें और ना मुकाम दोनों हटा दें तो अब हम क्या बचे? यही तो प्रॉब्लम है। आप चीज़ों और मुकाम की बुनियाद पर कोई शख्सियत नहीं हो, इससे हटकर भी आप कुछ हो। आप रहमदिल हो, आप मेहरबान हो, आप मोहब्बत करने वाले हो, सही है, आप नसीहत करने वाले हो, आप बुरी बात पर गुस्सा करने वाले हो। कितनी सारी देखें पर्सनैलिटी के ट्रैट्स हैं ना, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का अखज़ होना इन चीज़ों पर नहीं है, अखलाकियात पर नहीं बेस करता। वो किस पे बेस करता है? अंगूठी कौन सी पहनी है मैंने, घड़ी कौन सी पहनी है मैंने, जूते मेरे कितने महंगे हैं, कपड़े में कौन से ब्रांड के पहनता हूँ। इससे आपकी पर्सनैलिटी अखज़ हो रही है। मेरा रुतबा क्या है? जब मैं जाता हूँ 4-6 लोग मेरे साथ पीछे होते हैं। जैसे ही ये सब चिंता है, अंगूठी गई, पैसे ख़त्म हो गए, कितने लोग सड़क पे आ जाते हैं, हमें देखा होगा। और आप अभी भी देखिए कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में ये कहा था इनके बाप दादा तो बहुत अमीर लोग थे, ये तो फलानी जगह बंगले में रहते थे, इनका सब बिक गया भी है, यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। बहुत बड़ा मकान था इनका, फलानी जगह पे रहते थे, अब सब कहाँ रह रहे हैं? किराए पे। अगर उनकी पर्सनैलिटी को वो अखज़ करें अपनी चीज़ों से, अपने स्टेटस से, अपने ख़ानदान से, तो वो क्या हुआ? वो तो बर्बाद हो गया। इसी तरह उनकी शख्सियत भी बर्बाद हो जाती है, वो शख्सियत भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो बाहर निकलना छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते हैं। अपनी चीज़ों और अपने मुकाम से अपनी शख्सियत को डेवलप मत कीजिए, बल्कि अपनी शख्सियत की बुनियाद किस पर रखिए? पर्सनल खूबियों पर। आप नेक हो, आप पोलाइट हो, आप मोहब्बत करने वाले हो, आप हमदर्द हो, आप जानिसार दोस्त हो, हैं? मतलब आप दोस्तों के दोस्त हो, आप महफिल की जान हो, जहाँ बैठते हो वहाँ सब लोग खुश होते हैं आपके साथ बैठ। ये जो पर्सनैलिटी की सिफात आपकी है ना, ये कुछ भी छिन जाए, रुतबा भी चला जाए, चीज़ें भी चली जाएं, ये आपसे नहीं जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है आज के दौर के बच्चों का कि वो अपनी शख्सियत को किन चीज़ों पर और किस पर, मुकाम पर
उस पर वो बेस करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। सही है, मतलब अच्छे शूज़ हैं तो वो कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे शूज़ नहीं हैं तो वो घबरा रहे हैं महफिल में जाते हुए, शादी में जाते हुए। लड़कियों में भी बहुत प्रॉब्लम है, हर शादी में उनको नया लिबास चाहिए, दूसरा ये वाला लिबास पहले पहना हुआ देख लिया लोगों, यानी वो अपनी पर्सनालिटी को किससे अटैच किया हुआ उन्होंने, लिबास से, चीज़ों से, ज्वेलरी से। समझ में आ रही बात आपको? मेकअप कौन सी किट से, मेकअप की भी किटें अलग अलग है ना, मेडोरा की है और फलाने की और फलाने की है। तो अगर वो किट 6 नंबर से ली है और वो 2000 रुपये की है तो उसमें इतनी जान नहीं है, लेकिन वो तारीख रोड से लाए 25,000 की हमारे अब्बा, उस किट से मेकअप किया हमने। देखिए अब पर्सनैलिटी में क्या आपने लगा दिया, चांद, और उसके पीछे क्या चीज़ है, चीज़। ये डैमेज हो जाएंगे आप, नफ्सियाती तौर पर डैमेज हो जाएंगे आप। और ये जितना आपने मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, पैंट और मतलब फलाना ब्रांड, ये सब का सब यहीं रह जाएगा, हत्ता कि जिस बॉडी पे मेकअप किया था वो भी यहीं मट्टी में मिल जाएगा। जाएगा क्या ऊपर? अखलाक, आपकी रूहानी कैफियत, आपकी इंसान दोस्ती, आपकी मोहब्बत करने की वैल्यूज़। लोग आपको याद भी किससे रखेंगे पता है आपको? लोग आपकी चीज़ों से आपको याद नहीं रखते बल्कि नफ़रत करते हैं। वो बहुत तकब्बुर है उसमें। चीज़ों से आपकी लोग मुतासिर नहीं होते बल्कि वो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं आपसे, चीज़ों की बुनियाद पर और मुकाम की बुनियाद पर। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी सही जगह पे खड़ी है, आप मोहब्बत करने वाले हो, आप रहमदिल हो, आप दोस्तों के दोस्त हो, आप जानिसार हो, बहुत सारी और ईसार है आपके अंदर, क़ुरबानी का जज्बा आपके अंदर मौजूद है, ठीक है, आप पोलाइट हो, आप दरगुजर करते हो, सही है, यानी काबिल गिरफ्त बात पर चश्मपोशी, काबिल गिरफ्त बात पर चश्मपोशी, ये कुरान का जुमला है, ये जो मैं कह रहा हूँ इसको मैं मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। एग्जैक्ट जुमला मैंने याद किया, मैं बार बार भूल जाता हूँ। यानी काबिल गिरफ्त बात पर अगर आप नज़रअंदाज कर देते हो तो ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी बड़ी इबादतों से बेहतर है। यानी मैं इस बच्चे पर गिरफ्त कर सकता हूँ लेकिन मैं चश्मपोशी कर दूँ, नज़रअंदाज कर दूँ, इसको थोड़ा सा रिलीफ दे दूँ। मैंने कर्ज़ा दिया हुआ है किसी को, उसने कहा था 5 तारीख को मैं वापस करूँगा। अब बन तो गई है ना बात, काबिल गिरफ्त हो गई है, 5 बजे आके धड़ल्ले से खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मैं उसको रिलीफ दे दूँ, जाऊँ ही नहीं उसके पास, नज़रअंदाज करूँ, चलो भाई अभी नहीं है तो कल दे देगा, 1 महीने बाद दे देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि काबिल गिरफ्त बात पर ज़रा सी चश्मपोशी अल्लाह की नज़र में बड़ी बड़ी इबादतों से ज़्यादा अफजल है। और ये किस शख्स में होता है? शख्सियत की क्वालिटी होती है। हमारे यहाँ तो चश्मपोशी तो बहुत दूर की बात है, हमें तो किसी की बात पता चल जाए बस एक, अब तो हमें उसे रगड़ना है, बल्कि उस बात में और 4 मसाले डालने हैं और उसे बड़ा करना है और उसे फैलाना है, दूसरों को बोलना है और उसको जलील करना है, उसकी तजलील करनी है, उसकी गिरफ्त करनी है और वो बात भूलने नहीं देनी है, उसे बार बार दोहरानी है उसके सामने। अरे तू तो वही है ना, समझ में आ रही बात आपको? तो जो खुद हैं आप खुद उसको खुदा के लिए चीज़ों पर और मुकाम पर बेस मत करें। मैंने बहुत से लोगों को टूटते हुए देखा है, नफ्सियाती तौर पर डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। मैंने बहुत से लोगों को लड़ते हुए देखा, उनको मुकाम था उनका एक, मतलब किसी पार्टी का सदर बना दिया मैंने 2 साल के लिए, अब 2 साल के बाद किसी दूसरे को बनना है, नहीं वो हट ही नहीं रहे, ऐसे ऐसे प्लान बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है वो चक्कर चला रहे हैं कि किसी तरह से मैं ही रहूँ, तो मैं ना हटूँ। जब उनको हटाया उन्होंने पार्टी तोड़ दी पूरी,
और अच्छा मुझे हटाया ना, मैं पार्टी तोड़ देता हूँ, अपनी पार्टी अलग बना ली। अब उसके सदर हैं, सदर नहीं हट रहे, वो मुकाम चिपक गए मुकाम से, मुकाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ओ भाई, इज्जत के साथ छोड़ दो। आप पहले बेटे होते हो, बेटे का माँ का बाप का बड़ा सख्त रिश्ता होता है, बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट होती है। जब शादी हो जाती है तो अटैचमेंट में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है, क्योंकि अब आपकी अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं। फिर आपके बच्चे होते हैं, उनके साथ आप बाप होते हो, लेकिन जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो फिर आप के और उनके दरमियान फिर क्या आ जाता है, गैप। तो इसके लिए आप तैयार रहें, मुकाम को छोड़ने के लिए तैयार रहें, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। तो आपकी शख्सियत बैलेंस्ड, आप तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हो, नफसियाती तौर पर डैमेज हो रहे हो, रोना आ रहा है आपको अंदर से, गुस्सा आ रहा है आपको, आपकी हट रही है और आप उसके खिलाफ प्लान करने पे लगे हुए हो, अब आप डैमेज हो गए, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये बात दोबारा दोहराई जा रही है जो ऊपर लिखी हुई है, नुकसान चीज़ों और मुकाम के छिन जाने पर के लिए तैयार रहें। सही है, नुकसान भी होता है ना जिंदगी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों का क्या हो जाता है, नुकसान, हमेशा फ़ायदा नहीं होता। तैयार रहें इसके लिए ज़हनी तौर पर। इसी तरीके से चीज़ें छिन जाती हैं आपसे, चली जाती हैं आपके हाथ से, तैयार रहें इसके लिए। मुकाम, आपका रुतबा, आपकी वैल्यू, आपकी पोजीशन, वो हमेशा वो नहीं रहती जो है, उसको भी जाने के लिए, छोड़ने के लिए हमेशा ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ये देखिए, इस सीरीज़ में मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये है बुनियादी फ़िलासफ़ी कामयाबी की, तरक्की की। और इससे इन बुनियादी फ़िलासफ़ीज़ को अगर आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं तो आपकी जो शख्सियत है ना, वो बैलेंस्ड है, आप नफसियाती मरीज़ नहीं होगे कभी। सही है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, आपके अंदर इत्मीनान होगा, आप लड़ाका, लड़ने वाले, झगड़ा करने वाले, झगड़ालू ये नहीं होगे। और याद रखिएगा कि तमाम बीमारियों की इब्तिदा नफ्सियात से होती है। अभी हम होम्योपैथिक के अंदर पढ़ते हैं मियाज़म, ये लफ्ज़ ज़हन में रखना, क्या मियाज़म, मियाज़म क्या होता है, जैसे आपके अंदर बीमारी से लड़ने की सलाहियत है, बीमारी से लड़ने की सलाहियत होती है हर आदमी में, उसको कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ऐसे ही आपके जिस्म में आपको हलाक करने की, जान से मारने की सलाहियत भी मौजूद होती है आपको, जो बीमारियां पकड़ती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ख़िलाफ़ काम करती है, उसको कहते हैं मियाज़म। एक वो है जो बीमारी पकड़ेगी और एक वो है जो बीमारी को रोकेगी। बीमारी पकड़ने वाली चीज़ क्या है, मियाज़म। बीमारी को रोकने वाली चीज़ क्या है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। इस मियाज़म में सबसे पहला जो मियाज़म होता है उसका नाम है सोरा। आपको पता है सोरा की इब्तिदा कहाँ होती है? पहली बार जब आप झूठ बोलते हो, यानी सामने वाले को कुछ कहते हो और आपके जहन में कुछ और होता है, तो इस सोरा बीमारी का बीज आपके पास पड़ जाता है। इस मियाज़म सोरा का बीज पड़ जाता है। अब वो फलेगा फूलेगा, एक और झूठ बोलोगे, दूसरा बोलोगे, मुनाफिकत करोगे, भूल कुछ है अंदर, भूल कुछ और रहे हो, हकीकत कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हो। बस ये सोरा आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब 20-22 साल तक तो आप जवान हो, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है। जैसी 30 क्रॉस होगा, 30 क़ुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी सी कम हुई, सोरा क्या करेगा, काबू का लेगा पूरे बॉडी को। अब वो जरासीम जो आम आदमी को नहीं लग रहे, आपको लगेंगे। मतलब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सबसे पहले आपको हो रहा है, बाकी को नहीं हो रहा। चिकनगुनिया आया, फैला,
आपके घर के अंदर 6 लोग हैं, किसी को नहीं है, वो आपको हो गया। आपको क्यों हो गया? आपका सोरा बढ़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुआ हुआ है, वो बीमारी पकड़ता है। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? झूठ से। मैं जब आपसे कहता हूँ कि जब आप नफ्सियाती तौर पर डैमेज होते हो ना, तो आपको फिर बीमारियां शुरू होती हैं। याद रखना, हमेशा 3 लेवल होते हैं बीमारी के। पहला स्टार्ट होता है नफ्सियाती। नफ्सियात ढलते हैं जज्बात में। जज्बात, गुस्सा, नफरत, चीख पुकार, जज्बात। पहले सोच आती है, उसको नफ्सियात कहते हैं। वो ढलती है किस में? जज्बात में। तो जज्बात के बाद बीमारी आती है आज़ा पर। जिगर पे आ गई, मैदे पे आ गई, गुर्दों पे आ गई। यानी शुरू होती है नफ्सियात से, दूसरा दर्जा आता है जज्बात का, और तीसरा दर्जा कहाँ आता है? आपके आज़ा डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भरपूर लाइफ गुजारें, तो वो जो नफ्सियात में आपके प्रॉब्लम आ रहा है ना, वहाँ रोकना शुरू कर दें। ये जो मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ, इस कोर्स की हर बात आपको साइकोलॉजिकली डैमेज होने से रोकेगी। जब आप साइकोलॉजिकली डैमेज नहीं होंगे, तो आपके जो जज्बात हैं वो नॉर्मल रहेंगे। जब आपके जज्बात नॉर्मल रहेंगे, तो आपके जो आज़ा हैं उस पर बीमारी नहीं पहुँचेगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना।